गहलोत बनाम पायलट की लड़ाई अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गई है। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और कहा कि हाईकोर्ट का निर्देश विधानसभा की कार्यवाही में हस्तक्षेप है। संसद ने कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में चर्चा की, उसमें सब इशू डिस्कस हुए, उसके बाद उन्होंने एम्पावरमेंट किया स्पीकर को। तो स्पीकर तो कोई व्यक्ति ही होगा, वही व्यक्ति जो स्पीकर के पद पर है उसी को तो निर्णय करना है। तो आपको अपील करने का मौका था, उसमें किसने मना किया कि आप अपना अपील नहीं करें? दरअसल राजस्थान विधानसभा स्पीकर ने पायलट गुट के 19 विधायकों को नोटिस भेजकर पूछा था कि क्यों न उन्हें अयोग्य ठहराया जाए। स्पीकर के नोटिस के खिलाफ पायलट गुट ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला 24 जुलाई तक सुरक्षित रख लिया और स्पीकर को तब तक कोई भी कार्रवाई न करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट के इसी निर्देश के खिलाफ आज 11 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उधर सचिन पायलट गुट ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी है और अपील की है कि अदालत उनका पक्ष सुने बिना कोई आदेश जारी न करे। राजस्थान के सियासी ड्रामे में एक नया मोड़ तब आया जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ शिकायत की। प्रधानमंत्री को चिट्ठी में गहलोत ने पायलट का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्हें अपनी पार्टी का महत्वाकांक्षी नेता बताया। माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिखा गया, वो स्पष्ट संकेत करता है कि सरकार अल्पमत में आ चुकी है और इसी कारण बिना वजह वो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आरोपित कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी तब लिखी जब दिन भर उनके भाई के ठिकानों पर फर्टिलाइजर स्कैम को लेकर ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। सबसे पहले खबर आई कि जोधपुर अग्रसेन गहलोत के जोधपुर स्थित घर, दुकान और फार्म हाउस पर छापेमारी चल रही है। इसके बाद देश के कई शहरों से छापे की खबर और तस्वीरें आई। मुंबई, गुजरात और पश्चिम बंगाल में भी फर्टिलाइजर स्कैम को लेकर ईडी ने कार्रवाई की। ईडी की छापेमारी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आज एक बौखलाई हुई केंद्रीय भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री जी के बड़े भाई श्री अग्रसेन गहलोत के घर आज सुबह से ही ईडी भेजकर छापेमारी शुरू कर रखी है। राजस्थान में अशोक गहलोत के करीबियों पर जांच एजेंसियों के शिकंजे से कांग्रेस आग बबूला है, लेकिन विरोध प्रदर्शन के लिए गांधी जी के भजन का सहारा ले रही है। पारी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधी और रघुपति राघव राजा राम की धुन गाते हुए डीएम दफ्तर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित करते हुए निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए न्योता दिया। उन्होंने स्वास्थ्य, रक्षा और ऊर्जा समेत दूसरे क्षेत्रों में निवेश के लिए अवसर गिनाए। पीएम मोदी ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि भारत का हेल्थ केयर सेक्टर हर साल 22% से भी अधिक तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र और सिविल एविएशन क्षेत्र में भी विकास के काफी अवसर हैं। इंडिया सेलिब्रेट्स openness in people and in governance. Open minds make open markets. Open markets lead to greater prosperity. These are principles on which both India and the USA agree. पश्चिम बंगाल में हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन लागू करने को लेकर सियासत गर्म है। बीजेपी का आरोप है कि गुरुवार और शनिवार के बीच में शुक्रवार यानी जुमे को लॉकडाउन नहीं रखने के पीछे ममता का सियासी मकसद है। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन भी धार्मिक कारणों से होता है। आप देखेंगे कि ममता बनर्जी ने अभी लॉकडाउन की घोषणा की है, संपूर्ण लॉकडाउन बृहस्पतिवार और शनिवार। जेहेतु शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती है, इसलिए लॉकडाउन नहीं होगा। बीजेपी के आरोपों पर टीएमसी ने पलटवार किया है। सूबे के आपदा प्रबंधन मंत्री जावेद अहमद खान कह रहे हैं कि बीजेपी के दिमाग में गोबर भरा है।
इस बीच गुरुवार और शनिवार को लॉकडाउन लागू करने को लेकर कांग्रेस और लेफ्ट ने भी सवाल उठाया है। उत्तर प्रदेश में बकरीद को लेकर सियासत सुलग रही है। यूपी पुलिस ने मस्जिदों में सामूहिक नमाज पर रोक लगाई तो संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने मस्जिदों में नमाज की मांग कर डाली। इस पर बीजेपी सांसद संगीत सोम ने उन्हें जेल भेजने तक की धमकी दे डाली। ये कोई समाजवादी और बसपा की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कानून के दायरे में रहना पड़ेगा, कानून के दायरे में नहीं रहेगा तो ईद जेल में बनेगी। जैसे आजम खान की जेल में बनी, उनकी भी जेल में बनेगी। उन्हें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। ऐसे वक्त में इस बीच योगी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि नमाज पर नहीं, भीड़ पर रोक है ताकि कोरोना ना फैल सके। नमाज पर पाबंदी नहीं है, भीड़ पर पाबंदी है, लोगों की जान बचाने के लिए कि ताकि एक दूसरे में ट्रांसफर ना हो कोरोना। इसको लेकर आपको जान बचाना है। इस्लाम भी यही कहता है, दीन भी यही कहता है, हर मजहब यही कहता है और उसी को लेकर सरकार काम कर रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी सियासत के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि हम इंसानियत को भूल रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने खुले स्थानों में कुर्बानी देने और गैर मुस्लिम क्षेत्रों में खुले रूप में मांस ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाया है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर हैं। भूमि पूजन के वक्त कच्छप और नाग नागिन की चांदनी की मूर्तियां भी स्थापित होंगी। पूरा अनुष्ठान वैदिक विद्वानों की निगरानी में संपन्न होगा। राम मंदिर के लिए भूमि पूजन की शुरुआत रामानंदी परंपरा से होगी, जिसमें सबसे पहले पृथ्वी की पूजा होगी, उसके बाद नवग्रह की पूजा होगी। और यहाँ भगवान श्री राम का मंदिर बनना है। इसे रामानंदी परंपरा के अनुसार यह शिला रखा जाएगा और भव्य मंदिर बनेगा। सूत्रों के मुताबिक भूमि पूजन के लिए पीएम मोदी चांदी की ईंट रखेंगे। 5 अगस्त को दोपहर 12:15 पर भूमि पूजन का मुहूर्त निकाला गया है। इस बीच राम मंदिर का नया नक्शा सामने आया है। नए नक्शे में प्रार्थना के लिए मंडप का इंतजाम होगा, जिसमें एक बार में करीब 50,000 श्रद्धालु बैठ सकेंगे। इस बीच कोरोना और राम मंदिर को लेकर चल रही सियासत में बीजेपी के एक नेता ने आग में घी डाला है। मध्य प्रदेश विधानसभा के कार्यकारी अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने कहा कि अब राम मंदिर निर्माण के बाद होगा कोरोना का नाश। जन कल्याण के लिए जिस भगवान का अवतरण हुआ था, उस समय राक्षस वध के लिए हुआ था। जैसे ही 5 तारीख को राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा, वैसे ही कोरोना जैसे संक्रमण और महामारी का विनाश होना भी शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री और उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक का पारा उस वक्त 7वें आसमान पर पहुंच गया जब मीटिंग से जिम्मेदार अधिकारी नदारद रहे। सचिवालय में आयोजित बैठक में अधिकारियों के न पहुंचने पर उन्होंने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को जमकर फटकार लगाई। मदन कौशिक ने महाकुंभ की बैठक में नहीं आने को लेकर बाकी अधिकारियों को भी जमकर खरी खोटी सुनाई। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों ने फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बुधवार को नए संक्रमण का आंकड़ा 10,000 पार कर गया और कुल 10,576 नए मरीज दर्ज किए गए। बुधवार को ही महाराष्ट्र में कोरोना से 280 मरीजों की मौत हो गई। वहीं मुंबई में संक्रमण की रफ्तार स्थिर बनी हुई है। बुधवार को मुंबई में 1,310 नए मरीज सामने आए। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1,227 नए मरीज सामने आए, जबकि 29 मरीजों की मौत हो गई। हाल के दिनों में दिल्ली में नए संक्रमण लगातार कम हो रहे थे, लेकिन 2 दिनों से इसमें फिर से तेजी देखी जा रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि दिल्ली में मरीजों के स्वस्थ होने की दर 85% से ज्यादा हो गई है। दिल्ली में कोरोना के कुल केस 1,26,000 के पार हो चुके हैं। तमिलनाडु में भी बुधवार को कोरोना संक्रमण के आंकड़ों का रिकॉर्ड टूटा। 24 घंटे में प्रदेश में 5,849 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 74 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में सबसे ज्यादा करीब 1,200 नए मामले चेन्नई में दर्ज हुए। भोपाल में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए 10 दिनों के टोटल लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। लॉकडाउन 24 जुलाई शाम से 3 अगस्त तक की शाम तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान मेडिकल और सरकारी राशन की दुकान खुली रहेंगी। लॉकडाउन के दौरान भोपाल से बाहर आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। जरूरी कामों से आवाजाही के लिए लोगों को ई पास लेने होंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन के लिए जरूरी सामान जमा कर लें।
कश्मीर में लॉकडाउन की मियाद 28 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इस दौरान घाटी में सख्त पाबंदियां जारी रहेंगी। हाल में चंद दिनों के लॉकडाउन के बाद कश्मीर में रियायत दी गई थी, लेकिन कोरोना के मामले बढ़ने पर पाबंदियां दोबारा लागू कर दी गई हैं। लॉकडाउन से सिर्फ बांदीपुरा जिले को छूट दी गई है। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक के खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण कई गांव में बाढ़ का पानी घुस आया है। पैगंबरपुर पंचायत के करीब 1.5 दर्जन गांव जलमग्न हैं। ऐसे में लोगों ने NH57 पर तंबू लगाकर शरण ली है। पलामू में लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से हालात बेहद खराब हो गए हैं। मलय डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इससे सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है। सवारियों से भरी एक गाड़ी पलट गई, जिसमें 15 लोग सवार थे। तेज बहाव में सभी के बहने का खतरा था, लेकिन स्थानीय लोगों ने फुर्ती दिखाते हुए सभी मुसाफिरों को बचा लिया। बिहार में आए जल प्रलय ने लाखों लोगों के सामने संकट खड़ा कर दिया है। मुसीबत के मारे लोगों का दुख बांटने दरभंगा और मधुबनी के दौरे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पहुंचे। लोगों को पूरी सब्जी बांटी। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर करारा हमला बोला और कहा कि बिहार सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है, कहीं राहत के काम नहीं हो रहे। बिहार के सुपौल में तटबंध के भीतर के गांव में कोसी नदी की बाढ़ से हाहाकार मचा है। जिले के किशनपुर, भपटियाही, निर्मली, मुरैना सहित सदर प्रखंड के सैकड़ों गांव के हजारों घरों में बाढ़ के पानी से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बांध के भीतरी इलाके के दर्जनों घर कोसी नदी में कटकर विलीन हो गए हैं। जान बचाने के लिए लोग नाव के सहारे ऊंचाई वाले स्थानों पर जा रहे हैं। दिल्ली में मूसलाधार बारिश के बाद कई जगह सड़क धंस गई। महिपालपुर में बारिश के बाद सड़क 25 मीटर तक धंस गई, तो वहीं लुटियन दिल्ली में अशोक रोड में भी बड़ा गड्ढा बन गया, जिसका असर ट्रैफिक पर पड़ा। पुली प्रहलादपुर समेत कई जगहों में भारी जलभराव देखने को मिला। गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। यूपी सरकार के एनकाउंटर बताने पर आपत्ति जताई है। साथ ही यूपी सरकार को हिदायत दी है कि वो सुनिश्चित करें कि राज्य में ऐसी घटना फिर से न हो। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने जांच समिति का गठन कर दिया है। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस BS चौहान होंगे, जबकि यूपी के पूर्व DGP KL गुप्ता इसके सदस्य होंगे। जांच कमेटी को 2 महीने में रिपोर्ट सौंपनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमीशन को 1 हफ्ते में गठित करने को कहा है। सचिव और अन्य अधिकारी केंद्र सरकार मुहैया कराएगी। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में सेक्स रैकेट चलाने वाली कुख्यात सोनू पंजाबन को कोर्ट ने 24 साल की सजा सुनाई है। उसके सहयोगी संदीप को 20 साल की सजा सुनाई गई है। नाबालिग लड़की को जबरन देह व्यापार में धकेलने के आरोप में सोनू पंजाबन को ये सजा मिली है। वहीं उसके साथी संदीप को नाबालिग के साथ रेप करने और उसे देह व्यापार में जबरन धकेलने के आरोप में सजा सुनाई गई है। यूपी के बुलंदशहर जिले के डिबाई थाना क्षेत्र के एक गांव से मर्डर का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि पत्नी ने 1 लाख रुपए की सुपारी देकर पति का कत्ल करवाया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और उसने अपना गुनाह भी मान लिया है, लेकिन हत्या करने वाला आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। दरअसल पति को पत्नी के चाल चलन पर शक था, लिहाजा वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने भाइयों को देना चाहता था। अमेठी में सेना के एक जवान के पिता को घर में घुसकर गुंडों ने पीट कर कत्ल कर दिया। आरोप है कि हत्या पड़ोस में रहने वाले लोगों ने की है, जिनसे मामूली विवाद था। पुलिस ने नामजद 6 आरोपियों में 5 को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में इस्तेमाल लाठी डंडे और लोहे के रॉड को भी बरामद कर लिया गया है। मथुरा में पुलिस ने बीजेपी की पार्षद दीपिका रानी को गिरफ्तार किया है। उन पर निगम आयुक्त को चप्पल मारने का आरोप है। दरअसल 17 जुलाई को नगर निगम की बोर्ड बैठक में दीपिका रानी ने नगर आयुक्त के ऊपर चप्पल फेंकी, जो उनके पीए को जाकर लगी। उसके बाद बीजेपी पार्षद और उनके पति पर केस दर्ज कराया गया था। तभी से दोनों फरार चल रहे थे। 5 दिन बाद पुलिस ने उन्हें गोवर्धन इलाके से गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के बाड़मेर में ईडी की छापेमारी के दौरान नकली नोटों की बड़ी खेप मिलने से सनसनी फैल गई है। जिले के भाड़खा भीमड़ा रोड पर पुलिस को 1,18,000 नकली नोट मिले हैं। पुलिस ने नकली नोटों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ये नोट 500 और 2000 के हैं। अब एजेंसियों के लिए चुनौती इस बात का पता लगाने की है कि किसने नकली नोट सड़क पर फेंके। पाकिस्तान के एंगल से भी एजेंसियां जांच कर रही हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दफ्तर के बाहर बीते शुक्रवार को आत्मदाह करने वाली महिला की मौत हो गई। अमेठी के गांव में महिला का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान महिला की बेटी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए।
पुलिस ने महिला और उसकी बेटी को आत्मदाह करने के लिए उकसाने के आरोप में AIMIM नेता को गिरफ्तार किया था। गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। यूपी के देवरिया में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। एक युवक ने खुद कनपट्टी पर गोली मारकर जान दे दी। युवक ने 1 साल पहले कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन शादी के बाद पत्नी से अनबन हो गई, जिसके बाद दोनों अलग अलग रहने लगे। वो मिलने के लिए पत्नी के पास गया और गोली चला दी, लेकिन गोली चली नहीं। पत्नी के शोर मचाने पर लोगों ने दौड़ा दिया। पीछा कर रहे लोगों पर उसने गोली चलाई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र से गांव खेड़ा जाट में चुनावी रंजिश को लेकर जमकर गोलियां चली। दनादन फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वारदात पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान के परिवारों के बीच हुई। गोलियों की आवाज सुनकर गांव में भगदड़ मच गई। गोली लगने से एक व्यक्ति घायल हुआ है, जबकि एक को पीट कर अधमरा कर दिया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में पुलिस की गश्त को धता बताकर कुछ अज्ञात चोरों ने घर के बाहर खड़ी बुलेरो गाड़ी चोरी कर ली। चोरी करने वाले चोर इतने दिलेर थे कि जब उन्हें गाड़ी में डीजल कम दिखा तो घर से कुछ आगे ही पेट्रोल पंप पर चोरों ने बड़े आराम से डीजल डलवाया और भाग निकले। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरों की तस्वीरें कैद हो गईं। पुलिस सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर चोरों का और चोरी की गई गाड़ी का पता लगाने की कोशिश कर रही है। अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी सरकार ने ह्यूस्टन में चीनी वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश दिया है। दरअसल दूतावास की बिल्डिंग में धुआं निकलने की शिकायत आई थी। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक दूतावास में गोपनीय दस्तावेज जलाकर जानकारी छिपाने की कोशिश की जा रही थी। चीन के वाणिज्य दूतावास के कर्मचारियों से पूछताछ जारी है। अमेरिकी सरकार ने चीन को ह्यूस्टन से अपना कारोबार समेटने के लिए 72 घंटे का वक्त दिया है। दुनिया में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। संक्रमितों की संख्या 1,52,00,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। वहीं मरने वालों की संख्या 6,22,000 से ज्यादा है। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 40 लाख से ज्यादा है, जबकि करीब 1,45,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। संक्रमण के मामले में ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 21,78,000 पर पहुंच गई है। अमेरिका के फ्लोरिडा में सैकड़ों की संख्या में स्कूल टीचर्स ने अनोखे ढंग से प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया। कोरोना संक्रमण की वजह से वो अपनी कारों में ही बैठकर स्कूलों को नहीं खोलने का नारा लगाते नजर आए। शिक्षकों का मानना है कि फिलहाल स्कूलों को बंद रखा जाए और छात्रों को ऑनलाइन एजुकेशन दी जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि अमेरिका लगातार कोरोना वायरस के खिलाफ अच्छी लड़ाई लड़ रहा है। ट्रंप ने कहा कि हम जल्द ही 5 करोड़ टेस्ट पूरा कर लेंगे। हमारे बाद सिर्फ भारत ही है जो सबसे अधिक टेस्ट कर रहा है। नेपाल में कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है और आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू कर दिया गया है। नेपाल में 24 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन लागू था। सबसे पहला मामला नेपाल में जिस शख्स का आया था वो वुहान से लौटा था। अमेरिका में पुलिस कस्टडी में हुई अश्वेत नागरिक की मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन दिनों ओरेगन के सबसे बड़े शहर पोर्टलैंड में उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। पिछले कई दिनों से हजारों लोग ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के समर्थन और पुलिस की बर्बरता के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। अलास्का में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.8 मापी गई है, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। भूकंप का केंद्र समंदर की सतह से 10 किलोमीटर नीचे था। चीन ने अपने पहले मंगल मिशन के लिए कमर कस ली है। मिशन लॉन्च से पहले रोवर टियानवेन-1 के फुल साइज मॉडल को दर्शकों के सामने लाया गया। मंगल की सतह पर सफल लैंडिंग के बाद यही रोवर मंगल पर रिसर्च के लिए इस्तेमाल होगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।